नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। महाराष्ट्र की सियासत में एक्स फैक्टर के नाम से जाने जाने वाले मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने विधानसभा चुनाव से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने कई सीटों पर मराठा, मुस्लिम और दलित उम्मीदवार खड़े करने की घोषणा कर खलबली मचा दी थी, लेकिन आज सुबह अचानक से जरांगे ने अपना इरादा बदल दिया। उन्होंने कहा कि वो एक भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेंगे। साथ ही जरांगे ने कहा कि जाति के आधार पर चुनाव लड़ना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि वे मराठा समाज को न्याय नहीं दिलाने वालों के खिलाफ प्रचार करेंगे और उन्हें हराएंगे। सवाल है कि अचानक मनोज जरांगे ने यू टर्न क्यों लिया और उनके इस फैसले से किसे फायदा होगा, किसे नुकसान, किन सीटों पर असर पड़ेगा, इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। पहले आपको सुना देते हैं मराठा नेता मनोज जरांगे ने यू टर्न करने के बाद क्या कहा। नको आपल्याला, कारण रात्री आमची ज्यावेळेस बैठक झाली त्यावेळेस ते म्हणले की एका जातीवरती शक्य नाही, मग आपल्याला नको, आपला काय खानदानी धंदा नाही म्हणे राजकारण, ते राजकारण गेलं खड्ड्यात तिकडं, आपण असंही सरकारला जेरीस आणू शकतो, काही गरज नाही, पडून अपमान करून घेण्यापेक्षा आपला समाजाला जीव संपवायला लागलाय त्याला निवडणुकीत उभा राहून निवडून येऊन आपण संपवू शकतो किंवा त्याचे पाडून सुद्धा त्याला संपवू शकतो। कशाला आपला समाज आपण हाताने खड्ड्यात घालायचा, नाही गरज घालायची। तो मनोज जरांगे ने आखिर ये यू टर्न क्यों लिया है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रोहित चंदावरकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सुनील, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा। क्या कारण बताया जा रहा है महाराष्ट्र में राजनीतिक हलकों में मनोज जरांगे के इस यू टर्न के पीछे, और आखिर इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान? और देखिए अखिलेश, जब कुछ दिन पहले मनोज जरांगे ने घोषित किया था कि वो इस बार मराठा उम्मीदवार खड़ा करेंगे जो आज़ाद हैं, उनको समर्थन करेंगे, तब एक बात उभर कर आई थी। जो जानकार है राजनीतिक, उन्होंने ये कहा था कि इसका जो फ़ायदा है वो महायुति को ज़्यादा दिखेगा और महाविकास आघाड़ी को नुकसान होगा, क्योंकि लोकसभा में जो हमने परिणाम देखा वो महायुति के खिलाफ मराठाओं ने एक मत होकर महाविकास आघाड़ी को समर्थन किया था। लेकिन अगर उनके अपने उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर ये महाविकास आघाड़ी का ही वोट कटेगा, क्योंकि जो रोष है लोगों का वो राज्य सरकार के खिलाफ है, खास करके मनोज जरांगे का, कि राज्य सरकार ही ओबीसी के तहत उन्हें आरक्षण नहीं दे रही है। तो इसका फ़ायदा तो महायुति को लगेगा। उसके बाद उन्होंने एक कोशिश की कि एक मराठा, मुस्लिम और दलित एक मोर्चा बनाया जाए और उसके तहत जो है कि फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि एक बड़ा बृहद मोर्चा रहेगा, जातिगत समीकरण रहेगा, तो उसका इससे सूट से फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आज उन्होंने एक कहते हैं जो बात बताई है, जो उम्मीदवार नहीं खड़े करने की एक बड़ी बात की, उसमें ये भी कहा कि चूँकि मुस्लिम समाज से जो बात हुई थी, कोई सूची मुझे नहीं मिली, दलित समाज से कोई सूची मुझे नहीं मिली, तो सिर्फ एक जाति मराठा के आधार पर चुनाव में उतरना ये तर्कसंगत नहीं है। और एक बार कार्ड खुल जाएगा, बंद मुट्ठी जो लाख की होती है, खुल गई तो खाक की, तो अगर एक बार खुल जाएगा और उनके उम्मीदवार अगर जीतेंगे नहीं, हार जाएंगे, तो एक शक्ति के तौर पे जो मनोज जरांगे जाने जा रहे हैं, वो शक्ति कहीं ना कहीं पावर उनका खत्म हो जाएगा और उनकी जो राजनीतिक है एक तरह से वो पहली बार में ही औंधे मुँह गिर सकते हैं और फिर उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। तो वो बंद मुट्ठी जो है वो बनी रहे, इसीलिए उन्होंने शायद इस तरह का फैसला लिया कि जो है कि अपने उम्मीदवार खड़े करके हार का खतरा मोल लेने से अच्छा है कि जो लोग खड़े हैं उनके खिलाफ वाले हैं उनको गिराया जाए, और यही वजह है कि उन्होंने इस तरह का फैसला लिया है। जी, शुक्रिया सुनील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रोहित चंदावरकर जी भी जुड़े हुए हैं। रोहित जी, आपसे समझना चाहेंगे, जो बात सुनील कह रहे थे कि बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो खाक की, और कहीं ये पता ना चल जाए कि आखिर कितना जन समर्थन उन्हें है, वो जिता तो नहीं सकते, हरवा ज़रूर सकते हैं, ये बात भी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कही जाने लगी, तो कितनी ताकत है उनकी, और जिस तरह से उनको आंका जा रहा है, जो फैसला उन्होंने आज किया, यू टर्न किया, इन सब के पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए अखिलेश जी, दो तीन चीजें इसमें हैं। पहली चीज तो ये है कि क्या मनोज जरांगे पाटिल का जो आंदोलन चल रहा था पिछले 1-2 साल से, वो हालांकि आंदोलन इसके आगे भी चलेगा ऐसा उन्होंने कहा है, तो क्या जो आंदोलन चल रहा था वो खुद अकेले मनोज जरांगे पाटिल चला रहे थे या इसके पीछे कोई राजनीतिक नेता भी थे? ये एक पहला सवाल है, क्योंकि समय समय पर उनके साथ अलग अलग नेता देखे जा चुके हैं। पिछले साल जब उनके आंदोलन पे उन्होंने लंबा एक उपोषण किया था, हंगर स्ट्राइक किया था, उसमें उनके साथ में शरद पवार जी के कुछ पक्ष के कुछ नेता, जैसे कि
राजेश टोपे हैं या बाकी रोहित पवार है वगैरह, वो दिखे थे, ऐसा लोगों का कहना है। अभी पिछले कुछ महीनों में उनके साथ एकनाथ शिंदे के लोग दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। हालांकि शरद पवार जी और एकनाथ शिंदे जी दोनों ने ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने कहा है कि हमारा इस आंदोलन से कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। फिर भी एक बात ये बताई जा रही है बार बार कि इनके पीछे कोई ना कोई तो शक्ति है, जो राजनीतिक शक्ति है। तो ये पहला मुद्दा है कि क्या वो राजनीतिक शक्ति अब ऑपरेट हो रही है और वो इनको बोल रही है कि आप चुनाव में मत उतरिए। ये एक सवाल राजनीतिक हलकों में वो चर्चा उस पर हो रही है। दूसरा सवाल ये है जो अभी इन्होंने कहा, सुनील जी ने कहा, वही है कि महाराष्ट्र के इतिहास में हमने देखा है कि आंदोलन तो बहुत लोगों ने किया है। जैसे शेतकरी संगठना नाम से किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन शरद जोशी नाम के नेता थे, उन्होंने किया था। और वो भी राजनीति में आ गए, लेकिन राजनीति में उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, वो कोई सीट्स नहीं जीत पाए, खुद की सीट भी हार गए वगैरह। ये 20 साल पहले हमने देखा हुआ है। तो हालांकि राज्यसभा में उनको भेजा था बीजेपी ने। हाँ, राज्यसभा में भेजा था, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जिसको हम बोलते हैं, उसमें कोई कामयाबी ना मिलने के 2-3 एग्जाम्पल इस तरह से है जो पहले हो चुके हैं महाराष्ट्र में। तो उनको देखते हुए मुझे लगता है कि मनोज जरांगे पाटिल को भी ये लगा होगा कि क्या वोटों में परिवर्तन हो सकता है। जैसे राज ठाकरे का एक आप देखिए, आज मनोज जरांगे पाटिल की रैली में जैसे 2 लाख 3 लाख लोग आते हैं, वैसे ही राज ठाकरे की रैली में भी 2 लाख 3 लाख लोग आते हैं। लेकिन राज ठाकरे पिछले 15 साल से कोशिश कर रहे हैं। अभी इस वक्त उनका महाराष्ट्र विधानसभा अभी जो भंग हुई, उसमें सिर्फ एक सदस्य उनका है, वो भी ऐसे पॉलिटिक्स में ज्यादा मतलब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल नहीं हुए। तो ये एक बात मनोज जरांगे पाटिल के जहन में कहीं चलती होगी कि अगर सक्सेस नहीं मिला, अगर कोई चुन के नहीं आया, तो इसके बाद आंदोलन को बहुत धक्का लगेगा और उनका पूरा ये डाउन हो जाएगा। तो रोहित जी, लेकिन जो आंकड़े हैं, मराठवाड़ा में 46 सीटें हैं विधानसभा की, और 46 में से अगर महायुति की बात करें तो सबसे ज़्यादा 20 सीटें बीजेपी लड़ रही है। तो आपसे पर्दे के पीछे की कहानी समझना चाहते हैं कि इसके पीछे आपको क्या लगता है। आपने कहा कि पहले शरद पवार के करीबी लोग मनोज के साथ देखे जाते थे, बाद में एकनाथ शिंदे के करीबी लोग उनके साथ देखे जाते थे, और बीजेपी 20 सीटों पर लड़ रही है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर मान लीजिए बीजेपी को होता है, तो फायदा फिर किसको होगा? हाँ, तो यही सवाल आई थिंक सब दर्शक यही जानना चाहते हैं कि इसका फायदा किसको होगा। तो उस पर आते हैं जल्दी। पहले वो बात यह है कि लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को नुकसान हो गया मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन की वजह से। मतलब मराठा वोट पूरा का पूरा और बहुतांश वोट, ज्यादा से ज्यादा वोट महाविकास आघाड़ी के साथ गया। अगर वो मराठा वोट डिवाइड होता है, आधा महाविकास आघाड़ी के पास जाता है और आधा मनोज जरांगे पाटिल को जाता है, तो पहले कल तक ऐसा सीन था कि इसका बीजेपी को फायदा हो सकता था। अभी जो अनाउंसमेंट हुई है उसका क्लियर मतलब ये है कि इसका फायदा महाविकास आघाड़ी को होगा, क्योंकि मराठा वोट अभी डिवाइड नहीं होगा, शायद डिवाइड नहीं होगा। लेकिन इसमें 2 फैक्टर है। पहली चीज है तो शरद पवार जी के 16 उम्मीदवार मराठवाड़ा में खड़े हैं, ज्यादातर 90% मराठा ही है, उनको इसका लाभ होगा। लेकिन दूसरा फैक्टर ये है कि एकनाथ शिंदे के भी 16 खड़े हैं। इनफैक्ट शरद पवार के 15, एकनाथ शिंदे के 16 है, अगर मैं गलत ना हूं तो। और वो 16 एकनाथ शिंदे के वो भी पूरे मराठा ही है, तो उनको भी फायदा होगा। तो एकनाथ शिंदे को फायदा होगा, बीजेपी को ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के चेहरे जो मराठवाड़ा में खड़े किए गए हैं, 20 खड़े किए गए हैं, उसमें से काफी लोग ओबीसी समाज से भी है और मराठा समाज से। यही प्रश्न मेरा था रोहित जी की, जब आप एक डोमिनेंट कास्ट का कार्ड चलते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, तो उसके बदले में भी सामने जो कास्ट हैं उनमें भी तो रिएक्शन होता है, उनका भी तो कंसोलिडेशन होता है। तो बीजेपी शायद हो सकता है कि वो ये कार्ड चल रही हो। हाँ, तो बीजेपी को वो ओबीसी कंसोलिडेशन का फायदा होते आया है, बार बार होते आया है, और इस वक्त भी होगा। लेकिन क्योंकि मराठाओं की संख्या और कंसोलिडेशन एक तरफ पवार जी और दूसरी तरफ शिंदे के उम्मीदवार दोनों के पास है, तो उनको दोनों को फायदा होगा। तो डायरेक्टली महाविकास आघाड़ी को पूरा फायदा इस चीज का मिलेगा ऐसा अभी दिख नहीं रहा, क्योंकि शिंदे के पास भी जाएंगे वोट्स। तो वो एकनाथ शिंदे के 16 उम्मीदवार और शरद पवार जी के 15 उम्मीदवार, इनको फायदा है। और उसमें मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी में के साथ अगर वोट जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं एंटी इस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर महाराष्ट्र में जो है, जो रिजर्वेशन मुद्दे पे है और बाकी सब मुद्दे पे है, तो इसकी वजह से शायद वो ज्यादा महाविकास आघाड़ी के पास जा सकता है। ओबीसी वोट शायद बीजेपी के साथ जाएगा ही, लेकिन मराठा वोट बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, ऐसा अभी तो दिख रहा है। अखिलेश जी, तो संक्षेप में आपके हिसाब से क्या लगता है कि पर्दे के पीछे क्या होगा, किसने मनाया होगा मनोज को? हाँ, ये तो भगवान ही जाने हैं। और अखिलेश जी, आप हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स इसमें हैं। लेकिन 2 ही फैक्टर वही है जो मैं रिपीट करता हूँ कि एक तो
जरांगे पाटिल को लगा होगा कि अगर सक्सेस नहीं मिला, एक भी चुन के नहीं आया कोई, तो इसके बाद में उनकी राजनीतिक इसमें भी सर्कल्स में भी उनकी वैल्यू एकदम डाउन हो जाएगी। वो सोच रहे होंगे कि ऐसा ना हो। दूसरी बात है ये है कि वो दलित और बाकी छोटे छोटे दल जो हैं उनके भरोसे पे चल रहे थे, उनका कोई साथ उनको मिल नहीं रहा है, ऐसा दिख रहा है। तीसरा फैक्टर ये भी है कि उनके उम्मीदवार है उनमें उतना मतलब उनका रिसोर्सेज वगैरह उतने नहीं है कि वो कोई टक्कर दे पाए। तो उनको दिख रहा है कि ज्यादा कुछ राजनीति में वो कर नहीं पाएंगे, और मुझे लगता है कि ओवरऑल ही मनोज जरांगे पाटिल के लिए एक सेटबैक माना जा सकता है महाराष्ट्र में। क्योंकि एक बार आप इस तरह से विड्रॉ कर गए, जो कल तक आप बोल रहे थे कि हम इसमें उतरेंगे, हम लड़ेंगे वगैरह, और आज आप राजनीति में से अगर विड्रॉ हो गए तो आंदोलन का ज्यादा कुछ आंदोलन का ज्यादा कुछ असर राजनीति से नहीं जुड़ा हो तो कोई ज्यादा होगा नहीं। और कैसे चलाएंगे देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा आगे भविष्य में। अखिलेश जी जी, शुक्रिया आपका रोहित जी, इस तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए। तो मनोज जरांगे पाटिल पीछे तो हटे हैं, लेकिन उनके पीछे हटने से आगे कौन बढ़ेगा ये हमें आने वाले समय में पता चलेगा। महाराष्ट्र की हम बात करें तो मुंबई की माहिम सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला तय हो गया है। यहाँ से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। आज शिवसेना के 3 बार के विधायक सदा सरवणकर ने राज ठाकरे से मिलने की कोशिश की, लेकिन वे उनसे नहीं मिले। अब वे भी चुनाव मैदान में उतर गए हैं। हालांकि पहले महायुति की ओर से अमित ठाकरे को समर्थन देने की बात कही गई थी, लेकिन अब सरवणकर के भी मैदान में रहने से टकराव हो रहा है। और इस पर चर्चा करने के लिए खुद सदा सरवणकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सदा सरवणकर जी, आप 3 बार विधायक रह चुके हैं और मनसे का उम्मीदवार एक तरह से हो गया कि वहाँ पर है, आप भी उतर रहे हैं, तो किस तरह से असर डलेगा ये त्रिकोणीय मुकाबले में? हमने कोई कोशिश नहीं की मनसेना वापस लेना चाहिए करके। कोशिश उनके तरफ से हो रही थी कि मैं विड्रॉ होना करके। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने पिछले 30 साल से काम किया है, हर घर में मेरा काम है, हर बिल्डिंग में है, बस्ती में है, समाज में है। तो सब जो मतदाता है उनका भरोसा है मुझे ऊपर, और इसलिए वो वोट देके मुझे चुना के लाएंगे बेशक। पर आपको लगता नहीं कि अगर इस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो जो मराठा वोट है उसमें विभाजन होगा और हो सकता है कि इसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने काम किया है। वो जनता आज देखती है कौन काम करता है, कौन अपने लिए आधी रात को वो खड़ा हो जाता है। दिन के साल के 365 दिन मैं पब्लिक के लिए ही काम करता हूँ, 24 घंटा काम करता हूँ। पब्लिक जानती है, और कौन मिलने वाला है, कौन नहीं मिलने वाला है, ये सारा पब्लिक को मालूम है। मैं मेरा काम लेके जनता के सामने जाने वाला हूँ, नाम लेके नहीं जाने वाला हूँ। तो ये जो पूरा मामला हुआ, हमने देखा कि इसमें अलग अलग तरह की बातें कही गई, लेकिन अब जबकि ये तय हो गया कि यहाँ पर 3 मुकाबले हो रहे हैं, 3 अलग अलग उम्मीदवार हैं, तीनों ताकतवर हैं, तो इस पूरे मामले में राज ठाकरे जी की क्या भूमिका रही? आप आज मिलने भी गए थे, लेकिन आपसे मुलाकात उनकी नहीं हुई। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि एकनाथ जी शिंदे साहब चाहते थे कि ये अच्छा ढंग से कोई रास्ता निकले, इसलिए मैं 2 घंटे पहले, मतलब 1 बजे मुझे बुलाया था कि कैसा भी करके आप इसमें रास्ता निकालो। तो मैंने उनको कैलकुलेशन समझाया कि यहाँ करीबन 25 से 27 हजार मुस्लिम वोट है। ये भाई साहब ने कुछ दिन पहले वहाँ का दरगाह तोड़ दिया था, भोंगा ये सारा उतारा था। उसके बाद वहाँ जैन समाज इनके ऊपर नाराज है। यूपी के बहुत सारे वोटर्स है, करीबन 25,000 के ऊपर वोटर्स है। तो ये सारा मैं शिंदे साहब को समझाया। उसने बोला यही कैलकुलेशन जाके आप राज साहब को समझाओ, अगर वो जैसा बोलेंगे वैसा आप आगे चलो, वो उनका कहना जो है वो आप मान लो। तो मैंने उनके घर पे जाने के लिए मेरा लड़का, मेरे 4 कार्यकर्ता भेज दिया, और मैं एक आधा मिनट के दूरी पे बाजू में ही खड़ा था। उनको बोला जाके आप टाइम लीजिए और मुझे बुला लीजिए। तो राज साहब ने टाइम नहीं दिया, नहीं मिले, ताकि उन्होंने बोला जिसको भी खड़ा रहना है खड़ा रहने दो, मुझे किसी को मिलना नहीं है, मतलब मेरा अपमान किया। तो ठीक है, अभी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, तो मुझे खड़ा रहना और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चुन के यही एक रास्ता अभी मेरे सामने है। लेकिन अगर मुंबई की बात करें तो राज ठाकरे जी का जो मन से 25 उम्मीदवार उतार रहे हैं, तो आपको लगता है इससे जो महायुति है उसको नुकसान होगा? क्योंकि कई जगह पर बीजेपी
कई जगह पे शिवसेना के उम्मीदवार के सामने सीधा मुकाबला मनसे का है। और क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई मिली भगत है, किसी ने पीछे से समर्थन दिया है? दिख तो वैसा ही रहा है, क्योंकि हमारा कुछ वोट मनसेना को भी जा सकता है वहाँ, और वहाँ जो उम्मीदवार हमारे महायुति के, उनको तकलीफ हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि राज साहब से, शिंदे साहब का, हमारा सारे लोग का बहुत अच्छे रिलेशन थे। लेकिन हुआ ये अभी दिख रहा है। पर वो तो ये कह सकते हैं ना राज ठाकरे कि वो तो महायुति का हिस्सा नहीं है, और उनको जिसको खड़ा करना है, जहां पर अपना उम्मीदवार खड़ा करना है, वो तो खड़ा करेंगे ही। नहीं, वो ठीक है। शिवसेना, भाजपा, राष्ट्रवादी और आरपीआई करके हमारी महायुति है, तो फिर मेरे ऊपर प्रेशर डालने का क्या जरूरत था? मेरे जैसे एक सामान्य जो सैनिक है, बाला साहब का विचार लेके हम लोग आगे जा रहे हैं, तो मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए था। हर ढंग से, हर जगह से प्रेशर आ रहा था। तो मुझे लगता है अगर महायुति में आप नहीं हो, तो फिर ये सारा नहीं होना चाहिए था। अब जाते जाते आखिर में बताइए कि अब आप क्या करेंगे आगे? अब आप चुनाव मैदान में तो उतर आए हैं, 3 बार के आप एमएलए भी वहाँ पर रहे हैं। अब आगे की क्या तैयारी रहेगी? किस तरह का मुकाबला रहने वाला है आपका? नहीं, मेरा तो मैं करीबन 6 इलेक्शन लड़ा हूँ। 5 इलेक्शन मैंने जीता हूँ, और सारे इलेक्शन जनता के पैर से जीता हूँ। मैं काम करने वाला आदमी हूँ, घर घर में मेरे रिलेशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता ये बार भी जरूर चुना के देंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है एक आम गरीब घर का सामान्य, उसके ऊपर इतना प्रेशर ला रहे बड़े लोग, तो पब्लिक में वो गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। जी, शुक्रिया आपका सदा सरवरकर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़। कनाडा में हिंदू मंदिर पर जिस तरह से हमला किया गया है, उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी निंदा की है। पीएम मोदी ने एक ट्वीट पोस्ट में कहा, पीएम मोदी ने कहा कि मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह है। हिंसा के ऐसे कृत्य भारत के संकल्प को कभी कमजोर नहीं करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडाई सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून का शासन कायम करेगी। तो पीएम मोदी ने निंदा की है कनाडा में हिंदू मंदिर पर जिस तरह से हमला किया गया। काफ़ी सख्त भाषा में पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की है। उन्होंने अभी कुछ देर पहले एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी भयावह हैं। हिंसा के ऐसे कृत्य भारत के संकल्प को कभी कमज़ोर नहीं करेंगे। उन्होंने लिखा कि हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा की सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून का शासन कायम रखेगी। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आज किस जगह, कई जगहों पर वहाँ पर कनाडा में इस तरह के दृश्य आए थे जहाँ पर कि हमला किया गया था हिंदू मंदिरों पर, और वहाँ पर जो श्रद्धालु आए थे उनको निशाना बनाया गया था। कुछ जगह पर कनाडा के पुलिस कर्मचारियों के ऊपर भी आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर ये हमला किया। तो इस हमले की पीएम नरेंद्र मोदी ने कड़ी निंदा की है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कनाडा की सरकार न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित करेगी और कानून का शासन कायम रखेगी। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विकास, हमने वो तस्वीरें आज सुबह से देखी है जहाँ पर कनाडा में कुछ जगहों पर हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया और जो पुलिस थी वो मूक दर्शक न केवल बनकर खड़ी रही बल्कि कुछ जगह हमले में भी पुलिस शामिल दिखाई दी थी, और अब पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से बेहद सख्त भाषा में निंदा की गई है।
बिल्कुल अखिलेश जो शब्दों का इस्तेमाल है उससे सीधा सीधा संदेश है कि इस तरह के जो हमले हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये शब्द का इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में। उसमें लिखा है कि कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। जानबूझकर शब्द जोड़ा है जिसका मतलब होता है कि ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री आगे इसमें जोड़ते हैं कि हमारे राजनीतिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी भयावह हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि जब भारत के राजदूत और पूरे डिप्लोमेट के कर्मचारियों को धमकाने की भी कोशिश हुई थी, आज भी उसके कैंपस में घुसने की कोशिश हुई। तो ये कड़े शब्दों में निंदा भारत सरकार के कड़े रुख को दिखाती है। और साथ ही साथ जो हिंदू समुदाय है जो कनाडा में बसा हुआ है उनके लिए एक ये जो ट्वीट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़े संबल के तौर पर भी देखा जा सकता है। शुक्रिया विकास आपका। तो ये बड़ी खबर जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हुए हमले की सख्त निंदा की है, कड़ी भाषा में निंदा की है और कनाडा की सरकार को आगाह किया है कि वो न्याय व्यवस्था को बनाए रखे और उससे उम्मीद की जा रही है कि वो कानून व्यवस्था को भी सुरक्षित रखे वहाँ पर कनाडा में। पीएम मोदी की ओर से ट्वीट आया है। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।